हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं कृष्ण कुमार। जैसा कि आपको पता है हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, तो आज हम तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए। तो सॉलिड स्टेट हम कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट में हम पहला और दूसरा लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देखिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि डायरेक्टली वैसे तो आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टली इंटरलिंक है ये एक दूसरे से टॉपिक, तो पीछे से अगर आप इनको देखते हुए आएंगे तो ये आपके लिए ईजी रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लोज पैकिंग के ऊपर। जो सॉलिड है वो पैक कैसे होते हैं इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी हमारे पास सॉलिड चीज़ें हैं उनकी जो पैकिंग होती है कि कितने % वो पैक है, कितना उनके बीच में स्पेस है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक है हमारा क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। तो क्लोज पैकिंग हम इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले जो पैकिंग होती है हमारे पास 3 टाइप्स की होती है, 1D 2D और 3D। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो उसको करते हैं हम। तो पहला पॉइंट है हमारा 1 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन एनी एक्सियल लाइन। किसी भी एक एक्सियल लाइन पे अगर एटम प्रेजेंट है तो हम उसको 1 डायमेंशनल कहते हैं। जनरली आप जो इनकी डेफिनेशंस वगैरह है वो बुक से रीड कर सकते हैं। मैं आपको जो करवाऊंगा टॉपिक समझाऊंगा, तो टॉपिक को आप समझिएगा। डेफिनेशंस वगैरह आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो टॉपिक को हम समझते हैं। 1 डायमेंशन का मतलब है जितने भी सॉलिड पार्टिकल है वो एक ही एक्सिस में होंगे। ठीक है, द पार्टिकल लाई ओनली सिंगल एक्सिस। जैसा कि हम यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए ये हमारे पास सॉलिड क्रिस्टल है और इसको हम एक डायमेंशन में जोड़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। तो ये हमारे ऐसे चलते रहेंगे क्रिस्टल, कितनी दूर तक भी हम इसको चला सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से सॉलिड पार्टिकल अगर 1 डायमेंशन में तो ऐसे इसकी पैकिंग होती है। अब पैकिंग में हमें ये समझना है एक चीज़, यहाँ पर इनमें एक कोऑर्डिनेशन नंबर नाम का पॉइंट होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये क्या होता है, मैक्सिमम एक एटम जो होता है वो कितने एटम्स को टच करेगा, नाइबर्स को टच करेगा, नियरेस्ट होगा, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते हैं। तो जैसे ये हमने एक एटम मान लिया तो ये लेफ्ट से टच है और राइट से टच है। तो जो 1 डायमेंशन की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होगा, 2 होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी हम 1 डायमेंशन में निकालेंगे तो कितने स्फीयर से टच है मैक्सिमम। आप सोचते हैं कॉर्नर वाला ले लेते तो एक से टच है, ऐसा नहीं है। ये भी आगे चल रही है, ये चेन भी आगे चल रही है, तो इसका जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 ही है। तो अब जब भी आप 1 डायमेंशन में करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज आपको 2 लिखना है। तो क्लोज पैकिंग आपको समझने वाला टॉपिक है, इसमें एग्जाम में बहुत कम आता है, इसीलिए इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, समझने में तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में कभी ऐसे पूछता नहीं। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह जरूर पूछ लेता, तो उसके लिए आपको समझाया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे 2D की। 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन क्या होता है, जब हमारे जो क्रिस्टल सेल लैटिस पॉइंट है या फिर एटम्स और आयन है वो प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए, यानी 2 एक्सिस पे, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, तो इसमें से किसी भी चीज़ पे आप इसको कर सकते हैं। 2D में यहाँ पर ये बात हम अब प्लेन की कर रहे हैं। तो प्लेन में जब बात करेंगे तो इसके 2 टाइप्स के केस बनते हैं, स्क्वायर 2 डायमेंशन और हेक्सागोनल। तो पहले हम स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में क्या होगा, यहाँ पर हम जो बनाएंगे क्रिस्टल उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिस्टल सारे ए टाइप रहेंगे। आपको बनाते हुए ये बात ध्यान रखनी, ए टाइप को भी समझेंगे। ए टाइप क्या है, बिल्कुल इसके बिलो लाई करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई क्रिस्टल नहीं लेना है। ये ए, दिस इज ऑल्सो ए एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो ए। ठीक है, इस तरीके से ए टाइप चलते रहेंगे। दिस इज स्क्वायर। ठीक है, क्लोज पैकिंग, ये 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग, लीनियर क्लोज पैकिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऐसे चलती रहेगी। ए टाइप मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट क्रिस्टल, सेकंड बिल्कुल एज इट इज उसके नीचे आएगा, थर्ड बिल्कुल उसके, तो ऐसे ही चलेगा। अगर यहाँ 6 है तो इसके अंडर भी 6 ही चलते रहेंगे। जैसे सपोज कीजिए आपके घर में एक फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर एक रूम में आपने बॉल डाल दी, बहुत सारी बॉल हमने डाल दी, तो बॉल डालनी तो इस तरीके से डलेगी, वो तो स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होनी चाहिए। देयरफॉर इसका अगर आपको कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो कोई भी एक आप एटम उठा सकते हैं बीच से। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस एटम इज 4। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो
4 रहेगा। और ये कितने % फिल रहेगा, यहाँ पर देखिए इसमें बीच में स्पेस रह जाता है, दिस इज कॉल्ड वॉइड स्पेस। वॉइड मतलब खाली जगह, इंटरस्टेशियल स्पेस भी आप बोल सकते हैं, और ये वॉइड स्पेस है। तो यहाँ पर वॉइड स्पेस ज़्यादा दिख रहा है आपको, तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी, पैकिंग एफिशिएंसी वो 52.4% रहेगी। मतलब अगर आप चाहते हैं, एक फ्लोर है हमारे पास 10x10 का लेंथ और ब्रेड्थ, और उसको फिल करना है, तो उसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो भरने की रहेगी 52.4 रहेगी। बाकी 100 में से माइनस करेंगे तो उतना वो वॉइड स्पेस छोड़ देगा। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट आता है हमारे पास हेक्सागोनल। क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या है इसको समझते हैं। इसमें सारे ए टाइप क्रिस्टल हमने लिए थे, इसमें ए और बी 2 टाइप्स के क्रिस्टल हम लेके चलेंगे। तो ए एंड बी 2 टाइप्स के क्रिस्टल कैसे लेंगे उसको देख लीजिए। जैसे ये एक फर्स्ट क्रिस्टल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5th और ये 6th। अब इन दोनों के बीच में पुट करेंगे हम, जो बी टाइप होगा वो एज इट इज़ नहीं होगा, एक क्रिस्टल कम आएगा उसके मुकाबले, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर 6 है तो नीचे 5 दिखाई दे रहे हैं आपको। फिर दोबारा ए टाइप इसके नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, फिर सेम चलेगी यही सीक्वेंस। दिस इज अपर को हम ए मान लेंगे और लोअर को हम क्या मान लेंगे, बी। दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज ऑल्सो ए। सेम दिस इज बी। ठीक है, अब इसको अगर आप देखोगे ए और बी में, तो यहाँ पे अगर आपको ये क्रिस्टल डिफाइन करते हो तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा वो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, 6 मिलेगा। तो इसका अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो हम 6 बता देंगे। दूसरा, इसमें जो वॉइड स्पेस है वो कम है एज कंपेयर टू स्क्वायर, खाली जगह कम है, तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो ज़्यादा रहेगी, और पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी 60.2 और 4 के आसपास हो सकती है। पैकिंग एफिशिएंसी आप नोट कर लीजिएगा, नियर अबाउट 60% होती है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर में हमारी जो पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होती है, और हेक्सागोनल में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ पर 6 होता है, और यहाँ पे जो फ्री स्पेस है वो बहुत कम होता है, यहाँ पे फ्री स्पेस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा ये 2 डायमेंशन हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3D क्लोज पैकिंग हम करेंगे। तो इसका डायग्राम बनाना थोड़ा सा टफ है, जैसा कि आप लोगों को पता है 3D में दिखाना डायग्राम को, तो वो हम खुद हेल्प ले लेंगे स्क्रीन की, जो कि आपको डायग्राम यहीं पे शो कर देंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे होता है वो समझा देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। तो इसमें भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं जनरली। फर्स्ट टाइप है हमारा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनिंग हम बात करेंगे। ए टाइप इसका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग की अगर हम बात करें, क्लोज पैकिंग की बात करें, तो इसमें जैसे हमारे फ्लोर पे हमने माना था प्लेन के अंदर बॉल रखी, तो उन्हीं के ऊपर एज इट इज ए टाइप चलेगा। ठीक है, तो इसमें ए टाइप चलेगा। डायग्राम आपको यहाँ दिखा देंगे जैसे कि दिख रहा है आपको। तो इसमें जो ज्योमेट्री टाइप रहेगी वो ए रहेगी। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमसे बात करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। एक एटम है वो 6 के टच में रहेगा। ठीक है, क्योंकि फेस मैक्सिमम 6 होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो एक एटम मैक्सिमम 6 एटम से टच रहेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 होगा। और उसकी अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर लें तो कितना ये फिल रहेगा, पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%। बात तो वही है ना जो अभी हमने पढ़ी थी, बात तो वही है, उसमें कोई फ़र्क तो है नहीं, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था सेम ए टाइप। अब इसको उधर और चलाना है ए टाइप में। ठीक है, तो 3D बनाएंगे इसको ऐसे। तो इसमें जो ए टाइप ही चलेगा। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है, तो ऐसे हम इसको करना है। स्क्वायर में एक ही टाइप का होता है। पैकिंग एफिशिएंसी जितनी रूम में फर्स्ट पे थी इतनी ऊपर तक भरेंगे तो 52.4 ही रहेगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसमें बी टाइप होता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक हेक्सागोनल और एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल का भी डायग्राम आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर हम आपको हेल्प से बता देते हैं। यहीं पे आपको दिख रहा है जैसे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होती है। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमारे पास जो ये टाइप होता है वो टाइप, इसमें हम 2 टाइप पढ़ रहे थे। फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है, हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल में हमारे पास जो टाइप रहेगा वो ए बी टाइप रहेगा, ए बी। ठीक है, और यहाँ पर 3D है इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा ये 12 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है।
और इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी वो 74% रहेगी। सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है 3D में हेक्सागोनल, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग यहाँ पर ये है। इसी का पार्ट बी है हेक्सागोनल का सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP, ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, CCP बोल सकते हो, क्यूबिक क्लोज पैकिंग हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें भी आप देख रहे हो 3D का डायग्राम है और इसमें भी जो एफिशिएंसी है वो 74%। बट इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 12 है, बट इसमें जो टाइप होता है यहाँ पर, ये टाइप हमारे पास होगा ABC ऐसे ही चलेगा ABC, और कोऑर्डिनेशन नंबर वही 12 हो जाएगा, और पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ 74% हो जाएगी। तो ये सिंपल क्यूबिक है, इससे ऊपर हेक्सागोनल था और उससे पहले हमारा स्क्वायर पैकिंग था। इसी में एक हम बॉडी सेंटर कर लेते हैं। तो बॉडी सेंटर को समझिए, जो अभी हमने किया था, इसका थर्ड पार्ट है C, बॉडी सेंटर, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब बॉडी सेंटर में हम समझेंगे, तो जब भी कोई एटम मतलब बनाओगे आप 3D में, इसका भी यहीं पे देख लीजिए बॉडी सेंटर में, तो इसका जब हम डायग्राम देखेंगे तो हमें क्या पता चला, जब बॉडी का सेंटर है, इसका एक यूनिट सेल अगर हम उठाते हैं तो जो एटम सेंटर में है तो उसके अराउंड 8 एटम हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका 8 हो जाएगा, और पैकिंग एफिशिएंसी इसकी थोड़ी सी लो होती है, 68% होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर होती है, उसके बाद बॉडी सेंटर में होती है, और उनके बाद तो हम जो पीछे पढ़ चुके स्क्वायर प्लेनर में सबसे कम होती है, क्योंकि उनके बीच में वॉइड स्पेस जाता है। वॉइड स्पेस क्या होता है, जो कोई भी हमारे एटम और आयन जब टच होते हैं इनके बीच का जो स्पेस होता है वॉइड स्पेस, उसको पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा वॉइड स्पेस। तो जैसे ही हम क्लोज पैकिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें वॉइड स्पेस को पढ़ेंगे। जो भी आपको बताया था मैंने 3D में क्या होता है, इनके बीच में स्पेस रह जाता है। अगर स्पेस रह जाता है तो उस जगह को हम इंटरस्टिशियल साइट बोल सकते हैं, वॉइड स्पेस बोल सकते हैं, इन दोनों में से कोई चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो वॉइड स्पेस हम पढ़ेंगे यहाँ पर, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन spherical atoms is called void space, और इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वॉइड स्पेस। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वॉइड स्पेस क्या होता है। उसके बाद सेकंड केस है हमारे पास टाइप्स ऑफ वॉइड स्पेस। 2 टाइप्स के हमारे पास वॉइड स्पेस होते हैं। तो पहले एक बार वॉइड स्पेस में आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे 2D में या 3D में हम स्फेरिकल एटम बनाते हैं तो इनके बीच में जो खाली जगह रह जाती है उसको वॉइड स्पेस कहते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल साइट्स भी इसको कह सकते हैं। तो वॉइड स्पेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस, एक ऑक्टाहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल मतलब 4 एटम होने चाहिए। द स्पेस सराउंडेड बाय 4 एटम्स is called टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस, ठीक है। कैसे, डायग्राम से समझेंगे। जो हमने ऊपर बनाया था वो टेट्राहेड्रल ही है। 3 बॉल नीचे होंगी, 1 बॉल उसके ऊपर होगी। तो इसके बीच में हम समझें, इसको 3D में समझना पड़ेगा आपको। 3 बॉल नीचे, 1 बॉल उसके ऊपर, जो बीच में नीचे जो गैप रह गया, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रन भी पढ़ सकते हो, हाइड्रल भी पढ़ सकते हो। ये होता है वॉइड स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी में टेट्राहेड्रल के बाद हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस।
ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस क्या होता है इसको समझिए। द स्पेस सराउंडेड बाई 6 atoms is called octahedral void space। इसको हम octahedral void space बोलते हैं। इसमें 6 एटम होते हैं, 3 नीचे 3 ऊपर। थोड़ा बनाने का समझिए आप लोग कैसे बनाएंगे। सेम नीचे तो बिल्कुल ऐसे ही होंगे 3 के 3। अब ऊपर क्या होगा, इनके बीच में होंगे 3, ठीक है। तो इसमें डायमंड लाइक शेप बनेगी। दिस स्पेस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस। अब इनको अगर हम कंपेयर करें तो वॉइड स्पेस को, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किसके इक्वल होता है। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस होता है इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। जो टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस होता है इसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस इज इक्वल टू n और टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस रिप्रेजेंट बाई 2n। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा वॉइड स्पेस। जो इनके बीच में खाली स्थान होता है, जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, उसको वॉइड स्पेस कहते हैं। 2 टाइप्स के वॉइड स्पेस थे, इनको कंपेयर कर सकते हैं। डायमंड लाइक बनेगा और ये नॉर्मल, ठीक है। इसमें 4 एटम होते हैं, इसमें 6 एटम होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा वॉइड स्पेस हो जाता है। वॉइड स्पेस होने के बाद हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे कि जो एटम है वो पैक्ड होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है तो कितने % वो पैक हो सकते हैं। तो उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, तो इसको ध्यान से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। परसेंटेज जो हमने अभी डायरेक्टली बोल दी थी कि इतने इतने % होता है, तो जनरली ऐसा नहीं है कि हमने जनरली ऐसे ही इसको बोल दिया गया, नहीं जी, प्रूव्ड है और इसको प्रूव करेंगे। देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमारा टॉपिक रहेगा। पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, ये होती क्या है, मतलब जो भी हमारे पास क्रिस्टल लेटिस हम स्ट्रक्चर देखते हैं, वो जो फील्ड होता है, अब वो सीसीपी में है या बीसीसी में है या एफसीसी में है, तो वो कितना पैक है वो उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी को हम समझते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी हम निकालेंगे सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। तो पहला हमारा पॉइंट रहेगा पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, तो इसमें हमें नंबर ऑफ एटम पता होना चाहिए। पहले तो हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना लेते हैं। देखिए, तो हमने यहाँ पे एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है। क्यूब बनाने के बाद ठीक है। अब हमें सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या है, ओनली परमिटिव, जिसके कॉर्नर पे एटम एग्जिस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक्सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, दूसरा एटम इस कॉर्नर पे है, मीनिंग इस पे सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम है और वो टच है एक दूसरे से। तो इनका रेडियस कंसीडर, पहले इनकी साइड को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से इसका रेडियस ए आर, इस स्फीयर का भी रेडियस आर, स्फीयर सेम होंगे। और जो ए बी है हमारे पास, वो क्यूब की साइड है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि क्यूब है तो ऑल साइड्स आर इक्वल है। ए हमने लेंथ कह लीजिए, ब्रेड्थ कह लीजिए, हाइट कह लीजिए, कुछ भी, ए हमने इसको लेट कर लिया। अब हमें इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगी उसके लिए समझते हैं। तो जनरली हमारे पास क्यूब है, तो क्यूब का हमें वॉल्यूम पता होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर जो भी साइड है, साइड का अगर हम क्यूब कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है स्फीयर का। ठीक है, अब स्फीयर कह लो या एटम कह लो एक ही बात है, क्योंकि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है। अब यहाँ पर हमें पहले ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं। नंबर ऑफ एटम इन स्फीयर ओनली 1। क्यों? क्योंकि ये परमिटिव यूनिट सेल की तरह है। जो एटम है वो ओनली प्रेजेंट है कॉर्नर पे। अगर एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो एवरी कॉर्नर कंसिस्ट 1/8 पार्ट ऑफ एनी एटम और आयंस। ठीक है, कोई भी कॉर्नर होगा वहाँ पर 1/8 पार्ट ही होगा। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ एटम इज 8 × 1/8 = 1 एटम। तो टोटल एटम जो होगा वो 1 बन जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बनेगा 1 एटम का, वो बनेगा 4/3 पाई आर की क्यूब। और यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम है वो ए की क्यूब है। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए को आर में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से ए बी = 2r बनेगा और 2r = a। तो यहाँ से हमें पता लग गया जो a की वैल्यू है वो 2r है। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम का क्यूब निकालना चाहें तो 2r की क्या कर सकते हैं, क्यूब। ठीक है, और यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा 8r क्यूब। यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं। अब हमें इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, उसी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। और दूसरी बात, हमें टोटल वॉल्यूम पता है और गिवन वॉल्यूम। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी आप कभी भी निकालोगे सिंपल यूनिट सेल की, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे गिवन वॉल्यूम बाई में टोटल वॉल्यूम इनटू में 100। परसेंटेज के लिए हम 100 यहाँ पे लगा के चलेंगे। अब गिवन वॉल्यूम कितना है बाई में टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़ 8r क्यूब। ठीक है, और गिवन करेगा नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड। तो एटम यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो 1 एटम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 पाई आर की क्यूब से। देयरफॉर वॉल्यूम कितना बनेगा 4/3 पाई आर की क्यूब। ये गिवन वॉल्यूम होगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं इसकी। तो गिवन वॉल्यूम हमारा कितना है 4/3 पाई आर की क्यूब डिवाइड बाई 8r क्यूब इंटू में 100। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, 4/3 इंटू 8 हो जाएगा, यहाँ पे पाई ऊपर है, इंटू में 100 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पे और ये 50 पे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 50 पाई/3। क्लियर? यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक है। तो यहाँ पे आप इसकी सबसे लिस्ट वैल्यू आएगी। जब इसको आप सोल्व करोगे तो 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि इसके बीच में जो वॉइड स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल ईजिली आप इसकी क्या निकाल सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे एफसीसी में। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एफसीसी और सीसीपी। एफसीसी और सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग इसको बोल सकते हैं, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे। फेस पे भी एटम प्रेजेंट होंगे, हमने पढ़ा है, ये सेंटर्ड यूनिट सेल का एक पार्ट होता है। तो इसको बनाते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले क्यूब बनाना पड़ेगा हमें, और इसको समझना भी पड़ेगा थोड़ा सा अच्छे से। उसके रिगार्डिंग जो पहले हमने किया उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है ये। ठीक है, तो ये हमने क्यूब बना लिया है। तो हमें पता है इसके कॉर्नर पे एटम है, साथ में फेस पे भी है। तो हम एक कॉर्नर पे एटम यहाँ बना लेते हैं, एक कॉर्नर पे हमने यहाँ बना लिया, और एक फेस पे यहाँ बना लिया। ठीक है, हमने एक साइड ले ली। क्यूब है तो ऑल साइड हम इसकी ए मान लेंगे, चाहे वो ए बी हो। ठीक है, ये हमारा सी हो गया और ये हमारा डी। ये हाँ जी, ठीक है, ए बी, उसके बाद सी डी, उसके बाद ई एफ जी एच, ऐसे मान लिया हमने। तो क्यूब है तो ऑल साइड इक्वल होगी, तो हमने इसको
ए बी हो या जो भी साइड हम लेंगे ई एफ हो, सारी इक्वल होगी ए के, ईच साइड हमने मान ली ए है। उसके बाद यहाँ से हम इसको ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे फेस से होते हुए लाइन जाएगी, क्योंकि फेस सेंटर की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक रूम है हमारे पास और एक वॉल हम लेंगे, तो रूम के दो कॉर्नर को हम लेंगे और उसके बीच में फेस में जो हाफ एटम होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। उस हाफ एटम से टच होते हुए जाएगा, तो यहाँ पे रेडियस आर रहेगा, यहाँ पे भी रेडियस आर रहेगा, बट इसका कंप्लीट डायमीटर रहेगा 2r। तो जो हम बात करें यहाँ पर बी से ई तक की, जो हम बी से ई तक की बात करेंगे, बी ई, तो ये हमारा रहेगा 4r, ठीक है। 4r क्यों रहेगा, ऊपर रेडियस r, फिर 2r, फिर r, तो टोटल कितना रहेगा 4r। बी ई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 4r रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमारे पास बी ई की वैल्यू आई है, ईच साइड हमें पता है ए है, वॉल्यूम ऑफ की क्यूब साइड की क्यूब होती है और ए की क्यूब हम इसको कर सकते हैं। अब हम इसको आर की फॉर्म में निकालेंगे, तो बी ई जो जनरली हमारे पास है, पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम ट्रायंगल उठा लें बी ई डी या बी डी ई, इन ट्रायंगल बी डी ई, तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो हम जो बी ई है ये कैलकुलेट करना है हमें, तो बी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस में डी ई का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लग गई यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर। ये हमारे पास जो वैल्यू है बी ई की स्क्वायर की, अगर बी ई कैलकुलेट करेंगे तो 2 के ऊपर रूट आ जाएगा और a स्क्वायर है इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी √2a बी ई की वैल्यू, और यहाँ पर बी ई की वैल्यू है 4r। तो इसको कंपेयर करके इसको सॉल्व कर लेंगे, बी ई की वैल्यू 4r और बी ई की वैल्यू √2a, तो वी कैन से दैट 4r इज इक्वल टू √2a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4/√2r। हम इसको कट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी 2√2r। इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे 2√2r का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो 8 बनेगा, इसका क्यूब करेंगे तो 2√2 बनेगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगी इसकी 16√2r की क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब बन गया है, जो कि r की फॉर्म में हमने इसको सोल्व कर लिया है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये है। अब यहाँ पर हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो पिछले क्वेश्चन में किया था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³ फॉर 1 एटम। ये जो वैल्यू है एक एटम के लिए है, ठीक है। इन केस ऑफ FCC देयरफॉर 4 एटम इन FCC और CCP में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं 4 होते हैं। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए 1 एटम का वॉल्यूम हमारा 4/3 πr³ है, तो 4 एटम का वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स 4 × 4/3 πr³, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4 4 जा 16, तो ये हमारे पास गिवन वॉल्यूम आ गया, जो कि 4 एटम्स का है। FCC में 4 एटम होते हैं, इसलिए इसका हमने वॉल्यूम ये सॉल्व कर लिया। अब हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर FCC, तो यहाँ पर फॉर्मूला वही रहेगा, गिवन वॉल्यूम बाई में टोटल वॉल्यूम, टोटल मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इनटू में 100। तो वैल्यू पुट करते हैं, गिवन जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो आएगा 16/3 πr³। टोटल वॉल्यूम हमारे पास है 16√2r³ इंटू में 100। r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, π/3√2 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है इसकी FCC की
बिकॉज नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा एफसीसी में होते हैं 4, देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी इज 74%। ये हमें पता होनी चाहिए। जो हम पैकिंग एफिशिएंसी इसकी निकालेंगे, जो हमने पीछे भी डिस्कस की है, तो वो 74% आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एफसीसी कंटेन 4 एटम्स, 1 एट द कॉर्नर एंड 3 प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेस। इन द सेंटर ऑफ फेस की जगह एट द सेंटर ऑफ फेस यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी पैकिंग एफिशिएंसी हो जाती है एफसीसी में। अब हम करेंगे बॉडी सेंटर के अंदर। इसके बाद हम करेंगे बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक में हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो इस चीज़ को समझते हैं कि बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल को बनाते हैं यहाँ पर, और उसमें हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। ये थोड़ा सा उससे भी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, जो एफसीसी है उसको ही आगे करेंगे सोल्व, तब जाके ये सोल्व होगा। तो फिर दोबारा हमें एक क्यूब बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम क्यूब को बनाएंगे, तो ये हमारे पास एक क्यूब है। अब हम बीसीसी की बात करेंगे। तो बीसीसी क्या होता है? जनरली हम एक रूम मानेंगे, रूम का एक कोना और दूसरी वॉल का कोना जो होगा उसको सेंटर से डायगोनल बनाते हुए हम टच करेंगे। तो एक कॉर्नर पॉइंट हमारा 1 एटम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो सेकंड एटम इसके लोअर एज पे, और थर्ड जो एटम होगा इन बॉडी के बीच में होगा। ये आपको सपोज करना है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे जो डायगोनल से होता हुआ जाएगा, ठीक है। हमने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ऐसे हमने इसकी नोटेशन कर ली। तो अब हम बीसीसी में निकालेंगे। तो वी नो दैट दिस इज क्यूब, देयरफॉर ऑल साइड आर इक्वल। तो जहाँ पर ए बी या बी सी या डी सी जो भी हमें कैलकुलेट करेंगे तो ए इसकी वैल्यू होगी। अगर इसकी वैल्यू ए है तो हमें फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा एफसीसी के थ्रू। तो जो डायगोनल है ये कमरे का एक डायगोनल है, एक रूम है, ठीक है। क्यूब की टाइप में ही होना चाहिए बिल्कुल। तो इसका जो हमने ये कैलकुलेशन किया था पिछले एफसीसी में, तो ये वैल्यू हमें पता थी, ये वैल्यू √2a आई थी, जिसको हम अब AC कह रहे हैं। वहाँ पर ये BE था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू हमारे पास है। तो जो डायगोनल होगा वो एक दीवार के डायगोनल के यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा। तो जो हम यहाँ पर AF कैलकुलेट करेंगे, तो जो AF का स्क्वायर होगा वो हमारा इक्वल होगा AC का स्क्वायर प्लस में CF का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको AF स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो AC का जो स्क्वायर है वो √2a है, प्लस में CF की जो वैल्यू वो a है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर। AF इज इक्वल टू √3a। तो यहाँ से हम AF कैलकुलेट कर लेंगे। तो AF हमारा यहाँ पर आ गया है। इन केस ऑफ R हम इसको देखें तो दिस इज रेडियस एंड दिस इज डायमीटर। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू निकालेंगे AF की हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो AF जो हमारा होगा वो 4R के इक्वल होगा। यहाँ से AF हमारा, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। तो 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो √3a जो है वो हमारा 4R के इक्वल, और a की वैल्यू आई 4/√3R। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, और a की वैल्यू यहाँ पर है 4/√3R। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4/√3R क्यूब। 4 क्यूब 64, √3 क्यूब होगा 3√3R क्यूब। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाता है इन केस ऑफ R। हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब को सॉल्व कर लिया। एक ही क्यूब की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 64/3√3R क्यूब, ठीक है। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन केस ऑफ BCC। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्यूब का वॉल्यूम आया हमारा इन केस ऑफ BCC। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3πR क्यूब for 1 atom. Therefore, in case of BCC, it consists 2 atoms. One is at present at corner and the other is the center of body. Therefore, total number of atoms present in BCC is equal to 2. तो जो BCC के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे वो 2 होंगे। तो जो वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे वो 1 एटम का नहीं कर पाएंगे, 2 का करना पड़ेगा,
क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने का ही हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 8/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास BCG का वॉल्यूम है और ये टोटल बॉडी जो क्यूब है उसका वॉल्यूम है। तो हम यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC गिवन वॉल्यूम y में वॉल्यूम ऑफ क्यूब या टोटल वॉल्यूम आप कंसीडर कर सकते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। टोटल निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम का 100 लगा दिया परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। गिवन वॉल्यूम हमारे पास है 8/3 पाई आर क्यूब बाई में 64/3√3 आर क्यूब इंटू 100। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 8 जा 64 होता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ऊपर पाई बच जाएगा, ठीक है। √3 चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर जो वैल्यू रहेगी √3 पाई डिवाइड में यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 8 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 68% आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। तो इन केस ऑफ BCC अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करें तो 68% आएगी। और यहाँ पे आप इसको दोबारा थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो हमें यहाँ पे AF कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये रूम का डायगोनल है जो हम क्रिस्टल मान रहे हैं क्यूब की फॉर्म में। उसका डायगोनल निकालने के लिए पहले फेस का डायगोनल निकालना पड़ेगा। हमें पता है ईच साइड इक्वल है, तो फेस का जो डायगोनल आएगा वो ये A है, ये A है, तो A² + A² 2A² रूट में आएगा √2A। ये √2A आएगा तो ये A इसमें जुड़ जाएगा, तो √3A टोटल बन जाएगा इसका डायगोनल, जो कि इसके इक्वल करके हम A की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था पैकिंग एफिशिएंसी था, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो रेडियस रेशियो के लिए हमें कैटायन और एनायन का पता होना चाहिए, उनका रेडियस रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैटायन जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, और एनायन जो होता है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसका रीज़न आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट व्हेन एन एटम आफ्टर लॉस इलेक्ट्रॉन द न्यूक्लियस चार्ज इज़ वेरी हाई, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल एटम। पेरेंट एटम भी हम कह सकते हैं। Therefore, the force of attraction of nucleus is very high. Thus, the screening and shielding effect is decreased, and the attraction is also increased. तो जो रेडियस रेशियो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो रेडियस रेशियो क्या होता है, द रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ कैटायन बाई में एनायन। ये जो रेडियस है वो कैटायन बाई एनायन हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। रेडियस ऑफ कैटायन बाई में रेडियस ऑफ एनायन, इट इज़ द रेडियस रेशियो। ये रेडियस रेशियो हमारा होता है। ये हमें पहचान करवाता है, शेप की और कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बताता है। तो हमें कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी कैटायन बाई एनायन की, रेडियस ऑफ कैटायन बाई में रेडियस ऑफ एनायन की जो वैल्यू रहेगी उसका हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी है। उससे हम समझ पाएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है या 3 है या 4 है या 6 है या 8 है या 12 है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियस रेशियो कैटायन बाई एनायन की वैल्यू अगर हमारे पास लेस देन 0.155 अगर इससे नीचे रहती है तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो 2 रहेगा। और जो शेप रहेगी, स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, शेप आप कह सकते हो, तो शेप जो रहेगी वो लीनियर रहेगी, ठीक है। अगर ये रेशियो हमारा 0.155 टू 0.225 रहता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। और इसमें जो शेप रहेगी वो प्लेनर ट्रायंगुलर रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर ये रेडियस रेशियो थोड़ा और बढ़ जाता है 0.225 टू 0.414 तक आ जाता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, जिसमें शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, हेड्रन भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद अगर ये वैल्यू 0.414 टू 0.732 हो जाती है तो
तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। और 6 में जो शेप होती है वो सभी को पता है, ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रन भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। सॉरी हेक्सागोनल हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल शेप मान लेंगे इसकी, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके आगे वैल्यू 0.7322 के बीच में रख सकते हैं, वैल्यू इसकी 8 आएगी यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 8 और एग्जैक्ट वैल्यू 1 आ जाए तो यहाँ पर जो वैल्यू कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो 12 जो कि BCC में होता है, ठीक है। सॉरी ये होता है बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर, और ये होता है FCC के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो इनके अंदर इतना इतना होता है। ये हमारी एक टेबल है जो कि हमें रेडियस रेशियो के बारे में बताते हैं। रेडियस रेशियो अगर आपसे पूछे व्हाट इज रेडियस रेशियो, द रेशियो बिटवीन रेडियस एंड आयन। तो इससे हम इनकी ज्योमेट्री देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर देख सकते हैं इस वैल्यू पे। ये वैल्यू आपको गिवन होगी, इस वैल्यू से ही हम इसको कंपेयर कर लेंगे। तो ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहेगा, कैलकुलेट ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल की हम डेंसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे। कोई भी हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल है तो उसकी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हमें समझना है। तो यहाँ पे हमें डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सभी को पता है डेंसिटी हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात होती है, मास बाई वॉल्यूम हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला था, वही यहाँ पर हम अप्लीकेबल करेंगे, कोई नया फॉर्मूला नहीं लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर अ क्यूबिक क्रिस्टल, हम कोई भी मान सकते हैं। तो एज लेंथ जो रहेगी क्यूबिक क्रिस्टल की A, और डेंसिटी रो, ठीक है। और जो उसका एटॉमिक मास, जो एटम्स है उनके पास, उनका जो मास रहेगा वो हम मोलर मास जो रहेगा वो m मान लेंगे, मोलर मास इज इक्वल टू m, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, मास बाई में वॉल्यूम। और अगर हम इसका टोटल मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें उसके अंदर यूनिट सेल भी पता होने चाहिए। तो इसीलिए जो हमारे पास ये वैल्यू रहेगी, जेड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। स्मॉल एम यहाँ पर हमें लेना है, वो भी स्मॉल एम आपको सपोज करना है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या रहेगा, वी की जगह अगर क्यूबिक क्रिस्टल है तो साइड क्या रखी जाएगी उसकी, ए की क्यूब, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास को एवोगाड्रो नंबर के अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स में हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इसकी जो वैल्यू आएगी जेड इंटू एम, ए की क्यूब कैपिटल एम आएगा यहाँ पर, ये रो रहेगा, इंटू में एन ए क्या रहेगा हमारे पास, एवोगाड्रो नंबर रहेगा। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। एन ए जो है यहाँ पर हमारे पास, इसकी वैल्यू जो है 6.022 × 10⁻23, ये हमारे पास एवोगाड्रो की वैल्यू होती है नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए। ये हमारे पास मास होगा, मोलिकुलर मास जो है यहाँ पर, और ए क्यूब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। जेड उसके यूनिट सेल कितने उसके अंदर प्रेजेंट है, यहाँ से हम कैलकुलेट उसको कर सकते हैं। और जो स्मॉल एम की वैल्यू हमारे पास यहाँ से सोल्व करेंगे तो वो कैपिटल एम बाई एन ए होगी। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पुट करके हम इसकी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। 3 लेक्चर हमारे केमिस्ट्री के हो चुके हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। थैंक यू।